हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास मान लेते हैं जी, सबसे पहले क्या है, एक ग्लास स्लैब है जी। ये हो गई ग्लास स्लैब, ठीक है। इसका नाम हमने रखा ए, बी हो गया, ये सी हो गया जी, और ये हो गया डी। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसे रखी हुई है? जैसे आप टेबल के ऊपर बुक रखते हैं ना, ये ऐसे रखी हुई है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। बस समझाने के लिए हमने इसको ऐसा बना दिया है। तो इसकी थिकनेस मान लेते हैं जी, ये हो गई टी, ये इसकी थिकनेस हो गई जी, ठीक है। तो यहां पर क्या आई भाई, यहां पर एक इंसिडेंट रे आई। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये ऐसे सीधी जाती। अब यहां पर क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन, और उस रिफ्रैक्शन से क्या हो गया, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई ऐसे, और ये यहां पर चली गई। अब ये ग्लास के अंदर से दोबारा बाहर आई, तो दोबारा बाहर आएगी तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी जी, ठीक है। एक और नॉर्मल की जरूरत हमें पड़ी यहां पर, तो ये अवे फ्रॉम द कैसी हो गई, नॉर्मल हो गई भाई, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई। यहां पर एंगल बना पहले वाला, हमने मान लिया I1, यहां पर एंगल बना R1, यहां पर एंगल हमने मान लिया R2, यहां पर मान लिया भाई I2। ये क्या है, ग्लास की बनी हुई है स्लैब, और इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, एयर में से आ रही है जी चलकर, ठीक है जी। तो एक इंसिडेंट रे आई, ए बी सरफेस पर उसका रिफ्रैक्शन हुआ और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, फिर ग्लास के अंदर गई, तो ग्लास के अंदर से फिर बाहर आई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई जी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले रिफ्रैक्शन कहां हुआ, ए बी पर हुआ, तो यहां पर लिख लेते हैं जी, रिफ्रैक्शन कहां पर हुआ भाई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन एट सरफेस, कौन सी वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस है जी, ए बी सरफेस है जी, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया ए बी। तो यहां पर क्या हो रहा है, लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है। तो यहां पर लिख लेते हैं, लाइट कहां जा रही है भाई, एयर टू ग्लास जा रही है। और पीछे वाली वीडियो में क्या पढ़ा था हमने, जहां पर लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्शन निकलता है, और जहां से आती है उसके रेस्पेक्ट में निकलता है। तो लाइट कहां जा रही है, ग्लास में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा भाई, एयर के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो एयर ऊपर आ रहा है, तो एयर में एंगल क्या बन रहा है, I1 बन रहा है, तो साइन I1 हो गया यहां पर। और ग्लास नीचे है, इस वाली सरफेस पर एंगल कितना है, R1 है जी, तो साइन R1 हो गया जी। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है हमारी, ठीक है जी। अब लाइट पहुंच गई कहां, ग्लास में। अब ग्लास में चलते चलते सीडी सरफेस पर उसको फिर दोबारा से मीडियम चेंज करना था, और मीडियम कहां से कहां, ग्लास टू एयर। तो अब लाइट सीडी सरफेस पर कहां से कहां जा रही है, ग्लास टू एयर। तो यहां पर लिख लेते हैं हम, रिफ्रैक्शन एट, कहां पर भाई, रिफ्रैक्शन एट कौन सी वाली सरफेस, सी डी। कहां से कहां जा रही है लाइट, ग्लास से जा रही है, और कहां पर जा रही है, एयर में जा रही है भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, एयर का, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। ग्लास ऊपर है तो ग्लास में एंगल कौन सा बन रहा है, सी डी सरफेस पर R2 बन रहा है जी, तो साइन R2 अपॉन में एयर में एंगल कौन सा बन रहा है, सी डी सरफेस पर I2 बन रहा है जी, क्या बन रहा है, साइन I2 बन रहा है। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं जी, पीछे वाली वीडियो आप जरूर देख कर आए, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे और उनका यूज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं जी। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या पढ़ा था हमने पहले, μ12 को आप कैसे लिखोगे, जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे 1, और जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर। तो इसी हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी, जी ऊपर है तो नीचे लिख लो इसको, एयर को लिख लो ऊपर, इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन में साइन I2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। और आगे करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कर देते हैं मल्टीप्लाई जी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कौन सी इक्वेशन को, 1 और 2 को, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। लेफ्ट साइड क्या है यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मल्टीप्लाई
क्या है लेफ्ट साइड, 1 अपॉन में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, राइट साइड क्या है यहाँ पर साइन I1 है, यहाँ पर क्या है भाई साइन I1, यहाँ पर क्या है साइन R1 है जी यहाँ पर, ओके जी, मल्टीप्लाई यहाँ की राइट साइड क्या है साइन R2 अपॉन में साइन I2, साइन R2 अपॉन में साइन I2, ठीक है जी। हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, यहां से तो ये हो गया जी कैंसल, ओके। और जी ए बी है पैरेलल किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, ओके। नॉर्मल ये हो गया जी 1, ये इस पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल 2 ये इस पर परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर है दोनों और ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल R1 किसके इक्वल होगा, एंगल R2 के इक्वल हो जाएगा जी, ओके। एंगल R1 इज इक्वल टू R2, हम इसे मान लेते हैं इक्वल टू R मान लेते हैं, यहां पर पुट कर दो जी, क्या बचा हुआ है यहां पर साइन I1 ऐसा ही रहेगा अपॉन R1 की जगह क्या पुट कर देंगे साइन R, इनटू में R2 की जगह क्या पुट कर देंगे साइन R, नीचे क्या बचा हुआ है साइन I2 बचा हुआ है, इधर कैंसिल होकर क्या बच गया 1 बच गया जी, बस ठीक है जी। और करते हैं साइन R से साइन R कैंसिल, साइन I1 इसको इधर ले जाओ जी, साइन I2, तो I1 एंगल इज इक्वल टू I2। तो यहां से हमने क्या सीखा, एक तो भाई R1 और R2 जो गिलास के अंदर, गिलास स्लैब के अंदर जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। दूसरा, जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, वो एंगल किसके बराबर होता है, जो फाइनल रे निकलती है जिसको हम एमरजेंट रे भी बोलते हैं, I2 एंगल के बराबर भी होता है। I1 इक्वल हो गया I2 के, R1 इक्वल हो गया R2 के। अब हम इसे याद रखेंगे जी, ठीक है जी। तो अब हम आगे कर लेते हैं, आगे क्या है जी, आगे हम ये देखते हैं कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये रे ऐसे चली जाती, लेकिन जब इस ग्लास स्लैब को हमने रख दिया तो यहां पर जा रही है। अगर आप यहां पर आई सेट करो, यहां से देखो आप, तो आपको ये रे कहां से आती हुई दिख रही होगी, आपको तो ये रे यहां से आती हुई दिख रही होगी जी, कहां से आती हुई दिख रही होगी, ये रे आपको यहां से आती हुई दिख रही होगी। मतलब जिस रास्ते से जो आ रही थी रे, अब की बार वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। अब हमें यहां से नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहां से, ठीक है जी। और जितना ये शिफ्ट हुआ इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, या तो आप बोल लो इसे लेटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। ये एमरजेंट रे है ना, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी जी। इसको हम मोस्टली लेते हैं एक्स से लेते हैं, ठीक है, एक्स ले लेते हैं जी इसको, ठीक है। आ गया यहां तक समझ में। अब हम आगे क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं डेरिवेशन से, तो वो डेरिवेशन कर लेते हैं जी अब आगे, ठीक है जी। तो समझ में आ गया होगा, I1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू R2, और ये जो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आगे इसके लिए डेरिवेशन कर लेते हैं जी। तो इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डेरिवेशन करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम दोबारा से बनाएंगे हम, उससे आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है जी। और उन फॉर्मूले के बेस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे जी। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बेस पर न्यूमेरिकल, ओके जी। तो ये डायग्राम मैं प्यारे बच्चों दोबारा से बना देता हूं ताकि आपको आसानी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए जी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है जी ग्लास स्लैब है जी, ठीक है। यहां पर क्या है, ये इसकी क्या हो जाती है, थिकनेस, ओके। यहां पर क्या आती है, इंसिडेंट रे आती है, ये सीधी चली जाती है तो ऐसे जाएगी,
यहाँ पर इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो गई जी, यहाँ पर ऐसे चली गई है यहाँ पर, ठीक है, ओके जी। उसके बाद क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई ऐसे, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट हो जाती है जी, ठीक है। तो इसको हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर। ये एंगल कितना हो जाएगा, आई, ये एंगल कितना हो जाएगा, आर, और अभी हमने क्या प्रूव किया, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो इसको भी आर लिख सकते हैं, और इस एंगल को कितना लिख सकते हैं जी, आई लिख सकते हैं। ये क्या हो गई हमारी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई, ओके जी। नोमेनक्लेचर करिए जी, यहां पर है ए, यहां है बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये हो गया जी डी हो गया, ए बी सी और डी हो गया जी, ठीक है। तो यहां पर ये इस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया जी, ये इस पर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया जी। तो हम आगे करते हैं इसको, ट्राइंगल देखेंगे ए बी सी, कौन से वाला ट्राइंगल देखेंगे जी, ए बी सी, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल है जी, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ओके जी। इसमें निकाल लेते हैं कॉस थीटा, निकालते हैं, क्या निकालते हैं जी, कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, आर है, यहाँ पर क्या है, थीटा आर है जी, कॉस आर, और कॉस आर क्या होता है, कॉस आर याद करिए जी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, इस पर बेस हो गया जी, तो बेस क्या होता है, ए बी हो गया जी यहाँ पर, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ए से लेकर सी तक हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया जी ए सी हो गया जी यहाँ पर, ठीक है जी, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। ए बी क्या है, ए बी है यहां से यहां तक थिकनेस है इसकी, टी है जी, ठीक है, टी है, तो आगे करेंगे ए बी हो जाएगा टी अपॉन में ए सी, ए सी को इधर ले जाइए, ए सी इज इक्वल टू टी अपॉन में कॉस आर हो जाएगा जी। एक तो हमारे पास ये आया, भाई ए बी की जगह हमने क्या पुट किया है, ए बी की जगह हमने टी पुट किया है, ये थिकनेस के बराबर ही तो है, ये परपेंडिकुलर ही तो है, तो ए बी कितने के बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा जी। एक हमारी इक्वेशन ये आई जी यहाँ पर, ठीक है, क्लियर यहां तक, ओके जी। आगे कर लेते हैं, अब ट्राइंगल देखेंगे भाई ए डी सी, इस ट्राइंगल को देखेंगे, ए से डी और इससे सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ जी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ए डी सी, ओके जी, ए डी सी। इसमें क्या निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं साइन थीटा, क्या निकाल लेते हैं भाई, इसमें साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा कितना है इसमें, थीटा तो भाई ये है इसमें एंगल, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकालते हैं जी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है जी, और ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, यहां पर एंगल आई है, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा, इंटरसेक्शन से बने वाले एंगल है ये, ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, आई होगा, इसमें से आर माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा, आई माइनस आर बचेगा जी, कितना बचेगा, आई माइनस आर, भाई आई एंगल ये है, आई एंगल ये पूरा हो जाएगा, आर माइनस कर दो तो कितना बचेगा, आई माइनस आर बच जाएगा, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया भाई, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, सी डी, क्या है भाई, सी डी, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, ए सी, क्या है भाई यहाँ पर, ए सी है जी यहाँ पर, ओके। आगे करते हैं इसको, आगे यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है जी, ए सी निकाल लो, ए सी को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू सी डी अपॉन में, सी डी अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन आई माइनस आर आ जाएगा, ठीक है भाई। ए सी को आप इधर ले जाओगे तो ये नीचे ही तो आ जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, ए सी इज इक्वल टू सी डी, क्या है, सी डी क्या है, लेटरल शिफ्ट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं जी, तो यहां पर एक्स पुट कर लो जी, ये हो गया एक्स अपॉन में साइन आई माइनस आर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, AC के इक्वल है, AC के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। यहां पर क्या है, x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला भाई, यहां से
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देन राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। तो यहां पर मिला x साइन i माइनस आर इज इक्वल टू, यहां पर क्या है t अपॉन में cos r, और इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा t अपॉन में cos r साइन i माइनस में r। ये फॉर्मूला आ गया जी। किसका फॉर्मूला है ये? लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है जी ये, या लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है। बस इतना ही करना है जी आपको, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम किसका फॉर्मूला? लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। x इज इक्वल टू टी अपॉन में cos r साइन i माइनस r हो गया जी, ठीक है जी, क्लियर, ओके। अब जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? आपसे पूछा जा सकता है कि हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप कैसे इंक्रीज करेंगे? तो आप इंक्रीज कर सकते हैं जी, पहले कर सकते हैं इसको आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दो। क्या इंक्रीज कर दो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे इंक्रीज करते हैं जी? ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने से ये भी कितनी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी जी। तो उसे हम देखते हैं कैसे इंक्रीज हो जाएगी भाई। इसे मैं रफ कर देता हूं, आपने इसे नोट कर लिया होगा तो ठीक है। क्या फॉर्मूला आया भाई? देखना अभी आगे। तो x इज इक्वल टू टी अपॉन में cos r। क्या फॉर्मूला आया? इसको मैं यहां लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू टी अपॉन में cos r साइन i माइनस r। ये फॉर्मूला आ गया जी। अब पूछा क्या है कि लेटरल शिफ्ट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? फर्स्ट है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस किस के ऊपर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मानकर चलो पहले केस में आपने एंगल ले लिया 0। कितना ले लिया? एंगल 0 ले लिया जी। अब इक्वेशन को देखना भाई, इक्वेशन क्या है? t अपॉन में cos r। इसको क्या लिख सकते हैं आप? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है ना ये, तो साइन a माइनस बी के फॉर्मूले को आप यहां पर लिखो, साइन i cos r माइनस cos i साइन r। ऐसे ही तो लिख सकते हैं भाई, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यही तो होता है। ओके, आगे करते हैं जी। t अपॉन में cos r, एंगल कितना ले लिया? 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है जी 0। कितनी होती है? 0 होती है साइन 0 की। तो ये टर्म कितनी हो जाएगी? 0। यहां पर cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी? i कितना है? 0 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा जी माइनस साइन r बचा। यहां पर कितना बचा? माइनस साइन r बचा। और साइन r रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद करो, साइन i अपॉन में साइन r। साइन r निकालेंगे तो साइन r को इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा? साइन i, ये इधर आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करिए एक बार, तो यहां पर पुट कर लेते हैं जी t अपॉन में cos r इनटू में ये कितना आ जाएगा? माइनस का साइन i अपॉन म्यू आ जाएगा जी। ओके, आ गया यहां तक समझ में? अब एंगल कितना है? 0 है एंगल, तो यहां पर साइन i की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 0। और साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, और ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी जी। इसका मतलब x कितना आया? x आया जी 0 आ गया। जब एंगल i इज इक्वल टू 0, देन x भी कितना आया है? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 करिए जी आप, इसको करते गए अब 0 एंगल हो गया। इंसिडेंट रे किसके साथ बनती है? इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बनाती है? नॉर्मल के साथ ही तो एंगल बनाती है। अब इसने नॉर्मल के साथ इतना एंगल बनाया, अगर ये नॉर्मल के पास ही चली जाए तो एंगल कितना हो गया? 0। और जब ये ऐसे आएगी तो फिर तो सीधी चली जाएगी, फिर हमें ना तो लेटरल शिफ्ट मिलेगी ना डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर तो हमें। तो सीधी चली गई तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट x कितनी हो गई? 0 हो गई जी, जो हमने अभी यहां पर प्रूव किया है। ये कितनी हो गई? 0 हो गई जी। ठीक है, एंगल 0 तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी 0। अब की बार एंगल ले लेते हैं जी 90 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 90 ले लेते हैं जी। ठीक है, तो 90 ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये रहा फॉर्मूला।
ठीक है, तो एंगल कितना लेना है भाई, 90 डिग्री लेना है एंगल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू टी अपॉन में कॉस आर साइन आई माइनस आर। ओपन करो भाई फॉर्मूला, t अपॉन में कॉस आर क्या लिख सकते हैं, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, यही तो लिख सकते हैं। एंगल कितना ले रहे हैं अब, 90 डिग्री एंगल ले रहे हैं जी, तो x कितना हो जाएगा, t अपॉन में cos r तो ऐसे ही रहेगा जी, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहां पर बचेगा cos r। ओके जी, यहां पर cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0, यहां पर बचा cos r बचा जी। आगे करते हैं, cos r से cos r कैंसिल, तो t बचा। अब की बार लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगी जी, जितनी इसकी थिकनेस होगी, जितनी इसकी थिकनेस होगी उसके बराबर हो जाएगी। इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये थिकनेस इतनी है, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब समझते हैं जिसका मतलब क्या है, मैं इसे रफ कर देता हूं, x इज इक्वल टू टी, यानी कि I एंगल 90 है तो x कितना हो जाएगा भाई, t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है ये। ठीक है, तो ये भाई हमारी हो गई क्या, ग्लास स्लैब। अब की बार रे यहां से आ रही है, ये हो गया नॉर्मल, ये रे आ रही है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री यहां पर है, ये क्या हो गया नॉर्मल, 90 डिग्री तो है यहां पर, 90 डिग्री है ना। ओके, अब ये क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल ये है, तो इस मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई जी, यहां पर ये बेंड हो गई। ओके जी, हो गई बेंड। ओके, अब यहां से बाहर निकलेगी, ये हमने निकाला नॉर्मल, और ये हो गया नॉर्मल, सीधी जाती तो ऐसे जाती, और दूर हो गई तो ऐसे निकल गई। क्या समझ में आया, सीधा जाना चाहिए था इसको, ऐसे सीधा जाना चाहिए था जी। ठीक है, और जा कहां रही है, जा यहां रही है जी। कितनी थिकनेस आ गई, टी के बराबर आ गई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में क्या होता है, एक्स होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है ना, तो ये किसके बराबर आ गई, टी के बराबर आ गई। अब यहां से इंटर करेगी, यहां दिखेगी, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी यहां पर, ये मतलब है जी इसका। समझ में आ गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी 0, और एंगल 90, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहां से एंटर करेगी और यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी, एक तो इस पर डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, और किस पर डिपेंड कर सकती है जी। ठीक है, तो और डिपेंड किस पर कर सकती है, देखते हैं जी और किस पर डिपेंड कर सकती है। तो ये भाई और डिपेंड करती है दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो यहां पर लिख लेते एंगल कितना है 90, तो इस पर कितना हो जाता है, x इज इक्वल टू टी हो जाता है जी। ठीक है, दूसरा केस क्या है, ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा क्या मिलेगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कौन से वाले फॉर्मूले से, इसी वाले फॉर्मूले से। इसमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही नहीं जी, अभी आएगा, देखो यहां पर x इज इक्वल टू टी अपॉन में कॉस आर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, साइन आई कॉस आर, कॉस आई साइन आर। इस साइन आर की वैल्यू निकालना किससे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, और साइन आर को इधर ले जाओ तो साइन आई अपॉन में म्यू हो जाएगा, पुट कर दो यहां पर, x इज इक्वल टू टी अपॉन में कॉस आर, यहां पर क्या होगा, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई, और यहां पर आ जाएगा साइन आई अपॉन में म्यू आ गया भाई, ये आ गया म्यू। अब आप कहोगे जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नीचे और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऊपर, और आपने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी। भाई इंक्रीज ही होगी, देखना समझना, मैथमेटिक्स समझना यहां का। यहां पर देखो भाई, इसकी वैल्यू अगर मानकर चलो आप 400 है जी, ठीक है,
इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 300, 200 आ गई जी, 200 आ गई। और म्यू आपका दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1, तो यहां से कितना आंसर आएगा, 200 आंसर आ जाएगा ना, 400 माइनस 200 आ जाएगा ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर दो, 2 कर दो, इसको कैंसल, अब की बार कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ, ये भी तो इंक्रीज हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगी जी। और इंक्रीज करके देख लेना, अगर ये म्यू यहां पर होता, अगर ये म्यू यहां पर होता बाहर, ठीक है, तब तो कह सकते थे कि भाई रिवर्स इफेक्ट जाएगा, लेकिन ये म्यू यहां पर रहकर क्या कर रहा है, इस वाली वैल्यू को कम ही कर रहा है, और कम कर रहा है तो हमें यहां से आंसर ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा आंसर मिलने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिल जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए जी। तीसरे वाला फैक्टर क्या है, तीसरे वाला सिंपल है, टी ऊपर आ रहा है, टी कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो थिकनेस इंक्रीज कर दो, क्या कर दो भाई, थिकनेस इंक्रीज कर दो। थिकनेस इंक्रीज करने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तीनों को आप इंक्रीज कर दो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जी। ठीक है, समझ में आ गया होगा जी आपको। ठीक है, आगे करते हैं, अब आगे क्या है, तो बच्चों आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके बेस पर। अब हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जी। इसके लिए बोला हुआ है कि एक इंसिडेंट रे आती है जो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है जी। यहाँ से सीधी जाती तो ऐसे जाती, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। ठीक है जी, और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3 दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू √3 दे रखा है, और इसकी थिकनेस दे रखी है जी 6 सेंटीमीटर दे रखी है जी, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है जी, और हमसे पूछा क्या है कि ये बता दो कि ये कितनी शिफ्ट हो गई, जो रे ये सीधी जानी थी ये कितनी शिफ्ट हो गई, ये x बता दो जी। ठीक है जी, x हमने अभी तो पढ़ा है, कितना पढ़ा है x, t अपॉन में cos r साइन i माइनस में r, ये पढ़ा है जी हमने। ठीक है जी, क्या है, t हमारे पास है 6 सेंटीमीटर t है, cos r नहीं है, i तो है 60, r नहीं है, r निकाल लेते हैं। r कैसे निकालेंगे जी, फॉर्मूला पढ़ा हमने, म्यू इज इक्वल टू साइन i अपॉन में साइन r। म्यू कितना है, √3 है जी, साइन i कितना है, साइन i की वैल्यू 60, और ये कितना हो गया, साइन r। साइन r को इधर ले जाओ भाई, ठीक है, साइन 60 अपॉन में √3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 60 की वैल्यू होती है √3/2, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, √3 कैंसल, और साइन r आ गया हमारा 1/2, और 1/2 की वैल्यू कब होती है भाई, 1/2 की वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू, कितने की, साइन 30। तो साइन r इज इक्वल टू साइन 30 आ गया, और r कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई, r आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हमारे पास सब कुछ है, i भी है, r भी है, t भी है, तो x निकाल लेते हैं जी। t कितना है, 6, cos r कितना है, r है जी 30 डिग्री, अभी आया है, साइन 60 माइनस 30, ओके जी। x इज इक्वल टू 6 अपॉन में cos 30 साइन 30, कितना आ गया भाई, साइन 30। x इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है जी, साइन टेन 30 आ गया। ओके जी, कितना आ गया, टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, कितनी होती है जी, 1/√3 होती है, और इस √3 की वैल्यू होती है जी 1.73 समथिंग होती है। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतना आ जाएगा, इतनी शिफ्ट हो गई, ये यहां से इधर हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी, प्रैक्टिस कर लेना है इनकी। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियल डेप्थ
और अपेरेंट डेप्थ का। किसका भाई? रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बेस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। क्या है टॉपिक हमारा? रियल डेप्थ, ठीक है जी, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, ठीक है जी। क्या है? अपेरेंट डेप्थ। इसको समझ लेते हैं जी भाई, इसका कंसेप्ट समझेंगे, समझते हैं जी। ये हो गया भाई हमारे पास कोई कंटेनर हो गया जी, ये कंटेनर हो गया हमारे पास। इस कंटेनर में भर दो पानी, पानी भर दें जी, भर दिया पानी इसमें, ये भर दिया, ठीक है जी। अब इस कंटेनर में एक नीचे कोई ऑब्जेक्ट है जी, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप उसको ऊपर से देख रहे हैं जी, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर आपने आई सेट की हुई है अपनी, यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे टकरा के कहाँ जा रही है भाई? आपकी आंखों में जा रही है। यहाँ से एक और रे निकल रही है यहाँ से, ठीक है भाई। और ये रे कहाँ जा रही है? ये वाली रे नॉर्मल हो गया, पानी के अंदर से बाहर जा रही है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जा रही है, ठीक है। तो पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बन गया आर और यहाँ पर एंगल बन गया आई, ठीक है। तो समझो भाई, जब आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि इमेज कब बनेगी? इमेज जब तो बनेगी जब दो रे टकराएंगे। तो यहाँ पर एक और रे भी तो जा रही है जो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका नाम लिख लेते हैं हम ए, बी, सी और डी लिख लेते हैं जी, ठीक है जी। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये 90 डिग्री इस पर है, ये 90 डिग्री इस पर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा जी, ठीक है जी। समझ में आ गया डायग्राम? आगे करते हैं जी, ठीक है। अब रे कहां से कहां जा रही है जी? रे जा रही है पानी के अंदर से बाहर, यानी कि पानी वाटर से, और कहां जा रही है? एयर में जा रही है जी। रे वाटर से कहां जा रही है? एयर में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा जी, एयर में जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वाटर में एंगल कितना बन रहा है? आई बन रहा है जी। तो ये क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन में, बाहर एंगल क्या बन रहा है? आर बन रहा है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर हो गया जी। कितना हो गया? साइन आई अपॉन में साइन आर हो गया जी, ओके जी। और आगे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, साइन आई को क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखना भाई, ए सी डी, ये वाला ही तो एंगल है, तो इसको ए सी डी लिख सकते हैं जी। हम क्या लिख सकते हैं? साइन एंगल ए सी डी लिख सकते हैं जी, ओके। दूसरा क्या है? आर को क्या लिखोगे फिर? आर को लिखेंगे जी, आर एंगल यहां बन रहा है, तो ए बी डी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ए बी डी लिख लेंगे। तो ये हो गया भाई ए बी डी हो गया भाई यहां पर, ठीक है भाई, ओके। और आगे देखते हैं, साइन थीटा क्या होता है? साइन ए सी डी निकालेंगे जब आप, साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता तो है जी कुछ ना कुछ, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है जी, ठीक है जी। परपेंडिकुलर निकालो, तो ये हो गया जी सिंगल एंगल के सामने, हाँ हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया जी परपेंडिकुलर इस पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो गया सी डी हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए डी, परपेंडिकुलर क्या है? ए डी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? सी डी, ओके जी। इसके लिए देखो भाई, ए बी डी के लिए साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बी डी, यानी डी बी हो जाएगा। तो ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा जी यहाँ से, ठीक है। और आगे करते हैं जी, और आगे करेंगे तो यहाँ क्या बचा हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डी बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है जी। डी बी आ गया ऊपर, नीचे क्या बचा? सी डी बच गया नीचे, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक कहानी? ओके जी, क्लियर है। तो आगे क्या करते हैं, जब आप इस यहां पर देख रहे होंगे इसको, और यहां से देख रहे हैं आप, दूर से देख रहे हैं, तो जब आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखाई दे रहे हैं, जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो पैरेलल रेज बनती है ना,
ठीक है, तो हम दूर से देख रहे हैं, तो दूर से देखने पर क्या हो रहा है कि ए और डी पॉइंट हमें बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहे हैं। और पास पास दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि ए सी और सी डी इनको बराबर मान लेंगे, इस AC को इस CD के बराबर मान लेंगे और इस AB को इसके बराबर मान लेंगे, DB के बराबर। नहीं समझ में आया? दूर से देखने पर A पॉइंट और D पॉइंट बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहे हैं, और जब ये पास पास दिखाई दे रहे हैं तो ये दोनों डिस्टेंस भी कैसी होंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब बराबर सी हो जाएंगी, थोड़ा सा ही डिफरेंस रह जाएगा। तो हम यहां पर क्या मान लेते हैं, AC यानी कि CD इज इक्वल टू मान लेते हैं AC और AB मान लेते हैं DB के इक्वल। ठीक है जी, तो ये AB DB के इक्वल मान लेते हैं जी। ठीक है, तो DB किसके इक्वल मान लेते हैं हम, AB के इक्वल मान लेते हैं जी। ठीक है जी, इनको पुट करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, DB की जगह पुट कर लिया हमने AB, ओके जी, और CD की जगह पुट कर लिया हमने AC। क्लियर भाई कहानी? ओके, और आगे करते हैं। पीछे वाली वीडियो में क्या पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट आ गया। इसको क्या लिखें, इसको लिखें जी हम, ऊपर क्या है 1, यहां 1 नीचे 2 यहां पर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों जरूरत पड़ गई हमें ऐसे लिखने की, यहां पर लाइट कहां से कहां जा रही थी, वाटर से एयर में, और हम कहां देख रहे हैं, एयर से वाटर में देख रहे हैं, एयर से वाटर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलना चाहिए, वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में निकलना चाहिए। तो इसको क्या लिख लेंगे, ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा जी। ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन में AC हो जाएगा जी। क्लियर भाई? ओके, अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी तो उल्टा हो जाएगा, AC अपॉन में AB हो जाएगा जी। क्लियर जी? हाँ जी क्लियर। ठीक है, और आगे कर लेते हैं, और आगे करते हैं जी। और आगे करने पर क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू AC अपॉन में AB। ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं म्यू। AC क्या है, AC देख लो भाई, यहां पर AC क्या है, A से C, ये थिकनेस ही तो है। क्या है ये, थिकनेस, यानी कि ये रियल डेप्थ भी तो बोल सकते हैं, A से C तक ही तो है इसकी डेप्थ, जो क्या हो जाएगी, रियल डेप्थ हो जाएगी। इसको बोल देंगे जी रियल डेप्थ। ओके, अब जी AB क्या है, AB यहां पर है जहां पर इमेज बन रही थी, यहां पर A से B तक जहां पर ऑब्जेक्ट दिख रहा था हमें। तो ये क्या है, ये है अपेरेंट डेप्थ। क्या है भाई, अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी ये। ठीक है, और आगे करिए जी, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी है भाई, थिकनेस के बराबर है, T के बराबर है अपेरेंट डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ निकालेंगे तो इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू T अपॉन में म्यू। ये आ गया जी फॉर्मूला, ये एक और फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, पीछा नहीं छोड़ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला भाई याद करना है यहां पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। ठीक है जी, और सॉल्व किया तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला ये आ गया, यानी कि अपेरेंट डेप्थ दो ही चीजों पर निर्भर है, थिकनेस पर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। कितनी दूर से देख लो, कितनी पास से देख लो, दो ही चीजें आएंगी जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और कोई दिक्कत, देख लो इसको भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे करें, आगे कर ले। आगे क्या है करने को, अब आगे करने को ये है कि ये हो गई रियल डेप्थ, ये हो गई अपेरेंट डेप्थ, गहराई यहां से यहां तक है, दिख यहां पर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी कि कितना ऊपर दिख रहा है, बॉटम से, नीचे से कितना ऊपर दिख रहा है, तो देख लेते हैं कितना ऊपर दिख रहा है। ये हो गया भाई, रफ कर देता हूं। ठीक है, रफ कर दो जी इसको, हो गया ये। ठीक है जी, हो गया तो अच्छी बात है। तो आगे क्या देख लेते हैं हम कि ये ऊपर कितना चला गया। अभी अभी हम क्या पढ़कर आए थे, अभी पढ़कर आए थे हम भाई लेटरल शिफ्ट। अब एक वर्ड नया आएगा यहां पर,
जो ये यहां पर दिख रहा है बी पॉइंट पर दिख रहा है, होना चाहिए था सी पॉइंट पर। इतना ऊपर दिख रहा है, इतना ऊपर क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। और इस शिफ्टिंग का नाम हमने अलग रख दिया नॉर्मल शिफ्ट। क्या नाम रख दिया भाई, नॉर्मल शिफ्ट नाम रख दिया भाई। इसका क्या नाम रख दिया भाई, नॉर्मल शिफ्ट। और ये कितनी होगी, ये इसमें से पूरे में से ऊपर वाला माइनस कर दो, यानी कि रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर दो। तो रियल डेप्थ में से करो अपेरेंट डेप्थ माइनस, ठीक है जी, ओके। नॉर्मल शिफ्ट के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं एस, लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एस। ये शिफ्ट है जी, नॉर्मल शिफ्ट, ओके। रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ है टी, इसकी थिकनेस के बराबर ही तो है, हाँ जी, इसकी थिकनेस के बराबर है टी माइनस अपेरेंट डेप्थ कितनी है, ये निकाली है अभी अपने, तो माइनस टी अपॉन में यू। कॉमन क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा टी, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू बचेगा। एक फॉर्मूला ये आ गया जी नॉर्मल शिफ्ट का। ये किसका था, अपेरेंट डेप्थ का था। म्यू का भी याद रखेंगे, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ याद रखेंगे जी। ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है जी, ठीक है। क्लियर कहानी यहां तक। रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू टी अपॉन में म्यू, और नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू। नॉर्मल शिफ्ट भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, म्यू के और टी के। अपेरेंट डेप्थ भी किसके ऊपर, टी के और म्यू के, इसके ऊपर डिपेंड करेगी जी। क्लियर बच्चों कहानी, ठीक है भाई, आगे करें, ओके जी, आगे करते हैं। ठीक है भाई, आगे करते हैं भाई, आगे देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं भाई आगे क्या है, क्या दिया हुआ आगे, रफ कर देता हूं भाई मैं इसको, ठीक है। तो भाई आगे देखते हैं आगे है क्या। अब की बार आपको एक ग्लास स्लैब दी हुई है जी, ये हो गई ग्लास स्लैब। अब क्या कहा है उसने कि ऊपर से देखने पर एक ऑब्जेक्ट इसको 4 सेंटीमीटर लग रहा है। कितना लग रहा है, 4 सेंटीमीटर लग रहा है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जी 1.5, किसका, ग्लास स्लैब का। अब पूछ क्या रहा है, अब उसने पूछा है भाई रियल डेप्थ निकाल, इसकी ओरिजिनली जो डेप्थ है ना वो बताओ कितनी है। कैसे बताएंगे कि ये हमें 4 सेंटीमीटर लग रहा है तो अपेरेंट डेप्थ होगी ये जरूर, क्या होगी जी, अपेरेंट डेप्थ। और हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में क्या है भाई, अपेरेंट डेप्थ है। कितनी है, अपेरेंट डेप्थ है। म्यू कितना है 1.5, रियल डेप्थ निकालनी है, अपेरेंट डेप्थ कितनी है 4, इधर ले जाओ 1.5 इंटू में 4 इज इक्वल टू रियल डेप्थ, और ये कितनी हो गई 6 हो गई जी, रियल डेप्थ कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब आपसे पूछने लगे नॉर्मल शिफ्ट निकालना भाई कितनी हो गई, नॉर्मल शिफ्ट ये कितना ऊपर दिख रहा है, सीधी सी बात है जी 6 सेंटीमीटर ओरिजिनल है, 4 ऊपर है, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2 हो गया जी। कितना हो गया, 2 हो गया जी। हम तो नहीं मानते इसको, हमें फॉर्मूले से निकाल कर दिखाओ। अच्छा जी, फॉर्मूले से निकाल लो। क्या निकाला नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, एस का फॉर्मूला निकाला था आपने अभी, टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। टी की वैल्यू कितनी आई भाई, टी की वैल्यू आ गई 6, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 आ जाएगा जी। और सॉल्व करेंगे तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 1.5, यहां पर 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6, तो इनटू में बचेगा 0.5 अपॉन में 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से नीचे गया 3 टाइम, 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया भाई, 2 सेंटीमीटर हो गया, ऊपर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई जी। ठीक है भाई, क्लियर कहानी यहां तक, हाँ जी यहां तक कहानी क्लियर। और आगे करें, और आगे कर लेते हैं जी। अब की बार उसने कह दिया, उसने क्या कह दिया अब की बार, कि एक साइड से देखने पर, अब की बार आपने देखा इधर से तो ये 4 सेंटीमीटर लग रहा है, अब की बार देख रहे हो आप इधर से तो ये 6 सेंटीमीटर लग रहा है,
इधर से 4 सेंटीमीटर, इधर से 6 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी ओरिजिनल यानी रियल डेप्थ क्या है? तो रियल डेप्थ निकाल लेते हैं जी। क्या होगी इसकी रियल डेप्थ? इधर से 4 दिख रहा है, इधर से 6 दिख रहा है। फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। ठीक है जी, क्या निकालना? रियल डेप्थ निकालनी है। म्यू कितना है? 1.5। रियल डेप्थ निकालनी है जी। ओके, अपेरेंट डेप्थ कितनी है? 4 इधर से 6 इधर से, कितनी हो गई? 10 हो गई जी। कितनी हो गई? 10। इधर ले जाओ, 1.5 इंटू में 10 इज इक्वल टू रियल डेप्थ। पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा और रियल डेप्थ कितनी हो गई जी? 15 सेंटीमीटर हो गई जी। कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 15 सेंटीमीटर हो गई जी। ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आगे देखते हैं जी, और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है इसके केस में। हाँ भाई, तो क्या दे रखा है आगे हमें? आगे हमें दे रखा है कि एक पेपर रखा हुआ है ऐसे, इस पर लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी, इस पर लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इसके ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दी। ये रख दी जी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके जी, अब रे आ रही है जी वैक्यूम से। कहां से? वैक्यूम से। इसमें स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर दे रखा है जी, जब ये गिलास में जाएगी उसमें वेलोसिटी दे रखी है 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और इस स्लैब की थिकनेस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। क्या दे रखा था? एक पेपर था, उसके ऊपर हमने स्लैब रख दी और उसमें एयर में आ रही थी लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और गिलास में कितनी थी? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थिकनेस कितनी दे दी? 6 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना इस पेपर पर, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये कितने ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, यानी शिफ्ट पूछिए। क्या पूछा है? शिफ्ट, कि ये वर्ड्स कितने ऊपर दिखाई देंगे। तो कर लेते हैं कितने ऊपर दिखाई देंगे। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक तो ये होता है, यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। सी इज कितना है और वी कितना है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैंसल। म्यू कितना आ गया? 1.5 आ गया जी। म्यू कितना आ गया? 1.5। थिकनेस आपके पास टी है, कितनी है? 6 सेंटीमीटर है जी। ओके, क्या फॉर्मूला होता है? शिफ्ट पूछा है, शिफ्ट का फॉर्मूला अभी किया था, टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। एस इज इक्वल टू टी कितना है? 6। 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कितना आया है? 1.5 आया है जी। ठीक है, और आगे करते हैं। 6 1, यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम आ जाएगा 1.5, ऊपर क्या बचेगा? 1.5 माइनस 1। ओके, एस इज इक्वल टू 6, यहां पर बचेगा 0.5 और यहां पर कितना आएगा? 1.5। पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, यहां से 1/3 आएगा और 3 से कितने टाइम जाएगा? 2 सेंटीमीटर। कितने टाइम? 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो वर्ड है ना, जो भी देख रहा है ऊपर से, उसको 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देंगे। 6 सेंटीमीटर टोटल, ऊपर से इसे 4 सेंटीमीटर तक ही दिखेंगे। 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखेंगे और 4 सेंटीमीटर कहां दिखेंगे? नीचे दिखेंगे भाई। ठीक है भाई, क्लियर तो कहानी। और आगे देखें, और आगे देख लेते हैं जी। क्या देखते हैं और आगे? ठीक है भाई, और आगे देख लेते हैं। हाँ जी, आगे करते हैं। आगे क्या है? न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए ट्रांसपेरेंट क्यूब। तो क्यूब बना लेते हैं जी। ट्रांसपेरेंट क्यूब दे रखा, ये बन गया क्यूब, बन गया जी। बन गया क्यूब। हाँ जी, बन गया जी। कहां से बन गया अभी? अब बनेगा ये क्यूब। इनको मिला दो और इनको मिला दो जी, क्यूब बन गया। ये थोड़ा सा भाई टेढ़ा हो गया, ये क्यूब बन गया। ठीक है जी। ऑफ 15 सेंटीमीटर एज, हर किनारा कितने का है इसका? 15 सेंटीमीटर का है जी। ठीक है। कंटेन्स ए स्मॉल एयर बबल, इसमें एक एयर बबल बना हुआ है छोटा सा। इट्स अपेरेंट डेप्थ व्हेन व्यू थ्रू वन फेस इज 6 सेंटीमीटर। जब इसको एक साइड से देखा जाता है तो ये कितना दिखता है?
6 सेंटीमीटर दिखता है जी। कितना दिखता है? 6 सेंटीमीटर। एंड व्हेन व्यू थ्रू अपोजिट फेस इज 4 सेंटीमीटर। जब दूसरी साइड से देखा जाता है तब ये दिखता है 4 सेंटीमीटर का। हमें इधर से देखते हैं तो 4 सेंटीमीटर और इधर से देखते हैं तो 6 सेंटीमीटर और टोटल डिस्टेंस कितनी है जी इसकी? 15 सेंटीमीटर है जी। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना। एक हमें दे रखा है क्यूब, इसका हर किनारा 15 सेंटीमीटर का है और एक साइड से जब हम देखते हैं तो 6 सेंटीमीटर पर इसकी अपैरेंट डेप्थ क्या किसकी भाई? एयर बबल की। ये 6 सेंटीमीटर दिखता है इधर से, दूसरी साइड से देखते हैं तो 4 सेंटीमीटर दिखता है। अब निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो अब हम क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं जी कि जो एयर बबल है ना तो वो इधर से है x डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर? x, मतलब रियल डेप्थ मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है। तो इधर से कितना आ जाएगा? इधर से आ जाएगा 15 माइनस x। कितना आ जाएगा भाई? 15 माइनस x। ठीक है, तो अब आगे न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल में हमने क्या पढ़ा था भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ पढ़ा था जी, ये पढ़ा था। ओके जी। अगर हम इस वाली सरफेस को नाम दें AB, इसको नाम दें CD, AB से देखने पर कितना दिख रहा है? 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख लेते हैं फ्रॉम सरफेस कौन सी वाली से? AB से म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। तो म्यू कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा जी, रियल डेप्थ कितनी मान ली हमने यहाँ पर? x मान लीजिए इसकी। कितनी मान ली भाई? x। और कितना दिख रहा है? 6 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो ये आ गई जी हमारे पास एक इक्वेशन। तो ओके जी। अब दूसरी वाली सरफेस से निकाल लो जी। फ्रॉम सरफेस, कौन सी वाली सरफेस है? CD। ये वाली C से D, यहां से देखने पर 4 सेंटीमीटर और कितना बच रहा है? रियल डेप्थ 15 माइनस x। तो म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितनी है जी? उधर से 15 माइनस x अपॉन में कितना? 4 है जी। एक इक्वेशन ये आ गई जी। अब देखो भाई, जो ये क्यूब बना हुआ है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का बना हुआ हो, एक ही तो मटेरियल होगा उसमें, या फिर दो भी मिला दिए होंगे तो बराबर बराबर हिस्से में जा रहे होंगे वो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक ही होगा इसमें पूरे में। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होगा तो ये भी इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। ठीक है जी। फ्रॉम 1 and 2 क्या कर लेते हैं? फ्रॉम 1 and 2 x अपॉन में 6, इधर से क्या आ जाएगा? 15 माइनस x अपॉन में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी। 4 से इधर आ गया 4x, इधर आ गया 90 माइनस 6x। इसको इधर ले आओ, 4x प्लस में 6x 90, 10x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 9 आ गया जी। कितना आ गया भाई? 9 आ गया। ठीक है, क्या पूछा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था। पहली वाली इक्वेशन से निकाल दो इससे। म्यू इज इक्वल टू x अपॉन में कितना है? 6 है। म्यू इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई जी 9, 6 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से ये आ जाएगा ऊपर 3 नीचे 2 और म्यू आ गया जी 1.5 आ गया। कितना आ गया भाई? 1.5 आ गया। ओके जी। दूसरी वाली इक्वेशन से और निकाल के देखें? हाँ जी, निकाल लेते हैं। तो दूसरी वाली इक्वेशन से भी निकाल कर दिखाओ जी। दूसरी वाली इक्वेशन ये है, म्यू इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन में 4। म्यू इज इक्वल टू 15, एक्स कितना है? 9 अपॉन में 4 आ गया जी। म्यू इज इक्वल टू 15 माइनस 9, 6 अपॉन 4 कितने टाइम्स आएगा? 3 अपॉन 2। म्यू कितना आ गया? 1.5 आ गया जी। कितना आ गया? 1.5 आ गया जी। ठीक है भाई, ऐसे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, आगे कर लेते हैं। आगे करते हैं जी, जल्दी से आगे करते हैं। तो आगे क्या करते हैं? अब की बार आपको क्या दिया हुआ? अब तो एक ही मीडियम है। क्या है?
एक ही मीडियम है जी यहाँ पर, तो एक ही मीडियम दे दिए, लेकिन अगली बार आपको बहुत सारे मीडियम दे रखे हों तब फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है जी। तो वो हम देख लेते हैं जी, जल्दी से देख लेते हैं कि अगली बार। बहुत टाइम हो गया भाई, 1 घंटे के अप्रॉक्स हो गया है, तो इस क्लास को ख़त्म करते हैं इस लास्ट टॉपिक के बाद। तो क्या है लास्ट टॉपिक हमारा, उसने कह दिया कि मानकर चलो भाई एक कंटेनर है जी, कंटेनर, ये रहा कंटेनर, इसमें यहां तक तो हो गया गिलास, क्या हो गया भाई, गिलास, यहां तक हो गया ऑयल, हो गया जी केरोसिन ऑयल, हो गया जी केरोसिन ऑयल, हो गया जी, ठीक है भाई। केरोसिन ऑयल नहीं, यहां पर रख देते हैं वाटर, रख देते हैं, क्या रख देते हैं, वाटर, यहां पर हो गया जी वाटर, ठीक है जी। और इस वाटर के ऊपर डाल दिया केरोसिन ऑयल, क्या डाल दिया जी, ऑयल डाल दिया, ठीक है। ऐसे केस में अगर रे आई, यहां से रे आई, यहां से आप देखें तो फिर क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ऐसे केस में जी निकाल लेते हैं। मानकर चलो भाई इसकी थिकनेस हो गई T1, इसकी थिकनेस हो गई T2, इसकी थिकनेस हो गई T3, यहां से यहां तक T3, ये T2 और ये T1, ठीक है भाई, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2 और ये कितना हो जाएगा, μ3 हो जाएगा, ओके। पहले एक के लिए निकाल लो, ऑयल के लिए निकाल लो, क्या, शिफ्ट निकाल लो। क्या फॉर्मूला था शिफ्ट का, याद करो भाई, T बाहर था, अंदर था 1 - 1 अपॉन म्यू था जी, ये फॉर्मूला था। अगर S1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो T1 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन μ1 आ जाएगा जी। S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा T2 1 - 1 अपॉन μ2 आ जाएगा जी। ऐसे ही क्या आ जाएगा, S3 आ जाएगा, T3 1 - 1 अपॉन μ3 आ जाएगा जी। और टोटल शिफ्ट कितनी आ जाएगी, इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, S = S1 प्लस S2 प्लस में S3, क्या आ जाएगा भाई, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो या निकालिए जी, S = S1 कितना है, S1 ये है T1, अंदर है जी 1 - 1 अपॉन μ1 प्लस T2 1 - 1 अपॉन μ2 प्लस T3 1 - 1 अपॉन μ3, ये फॉर्मूला आ गया जी। ये क्या आ गया हमारा फॉर्मूला, सिंपल ऐड कर देंगे, क्या करेंगे भाई, सिंपल इनको ऐड कर देंगे। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए 1.5, 1.3 कर लो जी, इसको कितना कर लो 1.3, और इसको कर लो जी 1.33 कर लो। अगर ये 6 दे दी जाए, ये 4 दे दी जाए और ये 2 दे दी जाए, तो सिंपल वैल्यूज पुट कर दो जी। कैसे पुट करेंगे, T1 कितना है 6 है जी, इनटू में 1 - 1 अपॉन μ1 कितना है इसका 1.3 है जी, इसका 2 मान लेते हैं जी, 1.2 है जी, क्या है 1.2 प्लस में T2 कितना है जी, T2 है जी 4 और 1 - 1 अपॉन 1.3 हो गया जी, प्लस जी इसका कितना है 2 सेंटीमीटर, तो T है 1 - 1 अपॉन 1.5 हो गया जी। क्लियर हो गया भाई। यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा 0.2, नीचे बचेगा तो कितना बचेगा 6/5 बचेगा। यहां से कितना बचेगा भाई 6/5 बचेगा जी यहां से, ठीक है। तो यहां से ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 1.3 ऊपर जाएगा 0.3 और यहां से कितना बचेगा 4 × में 3/13 आ जाएगा जी यहां से, प्लस में यहां से कितना बचेगा 2 × में 5/15 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो टोटल हमारी क्या निकल आएगी, शिफ्ट निकल आएगी। क्या निकल आएगी प्यारे बच्चों, शिफ्ट निकल आएगी जी। तो ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी डेरिवेशन आज किए हैं और जितने भी फॉर्मूले निकल कर आए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे जी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।